एक प्रोफेशनल बुक एनालिस्ट और टीचर के तौर पर मैंने ढेरों किताबें पढ़ी हैं और आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में नज़रिया बदल सकती है। आज हम बेथ कैम्पटन की शानदार किताब पर आधारित एक बेहद गहरी जापानी फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले इस सवाल पे गौर करते हैं। आज की इस मॉडर्न दुनिया में एक अच्छी जॉब है, बैंक अकाउंट में पैसे हैं, सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस भी है, फिर भी अक्सर सीने में एक अजीब सा खालीपन, एक अनजानी सी थकान क्यों महसूस होती है? बाहर से तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत ज़रूरी, कुछ बहुत खास पीछे छूट गया है। वो एक अजीब सा दर्द जिसका कोई नाम नहीं होता ना। बस आज हम उसी का इलाज खोजने वाले हैं। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। इस सूनेपन का, इस खालीपन का जवाब है कोकोरो। ये समझिए कि ये एक खोया हुआ नक्शा है जो सच्ची आंतरिक शांति तक ले जाता है। असल में कोकोरो चेतना का वो बिल्कुल कोर सेंटर है जहां हमारा दिल, हमारा दिमाग और हमारी आत्मा तीनों एक साथ बिल्कुल परफेक्ट हार्मनी में होते हैं। क्योंकि देखिए, सच्चा सुकून किसी बैंक बैलेंस या बाहरी दिखावे से नहीं आता, बल्कि इसी भीतरी केंद्र से, इसी कोकोरो से आता है। इस पूरे ज्ञान को, इस फिलॉसफी को हम 6 आसान हिस्सों में समझेंगे। पहला, कोकोरो का सार। दूसरा, ठहरने का जादू। तीसरा, अपूर्णता और अनित्यता को अपनाना। चौथा, कर्म में उद्देश्य खोजना। पांचवा, सामंजस्य और कृतज्ञता। और आखिरी, छोटे कदमों की ताकत। चलिए पहले खंड से शुरुआत करते हैं, कोकोरो का सार, यानी अपनी भीतरी दुनिया की सच्ची खोज। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर जिंदगी सिर्फ तर्क या लॉजिक के सहारे जी जाए तो इंसान बिल्कुल किसी मशीन की तरह कठोर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर सिर्फ भावनाओं या इमोशंस के सहारे बहा जाए तो जिंदगी में उथल-पुथल मच जाती है। कोकोरो क्या करता है? कोकोरो इन दोनों के बीच का एक बेहद खूबसूरत बैलेंस है। जब दिमाग और दिल दोनों संतुलित होते हैं तभी हमारे भीतर की सच्ची आवाज, जिसे इंट्यूशन कहते हैं ना, वो बिल्कुल साफ सुनाई देती है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, ठहरने का जादू, यानी खाली जगह की असली ताकत। इस कॉन्सेप्ट को माँ कहते हैं। असल में इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे किसी भी संगीत की असली खूबसूरती सिर्फ उसके सुरों में नहीं होती, बल्कि उन सुरों के बीच की जो खामोशी होती है उसमें छुपी होती है। ठीक वैसे ही जीवन में भी एक पॉज, एक खाली जगह का होना बहुत जरूरी है। अगर एक कमरा सामान से ठसाठस भरा हो तो वहां शांति तो मिल ही नहीं सकती। माँ के बिना ये जीवन बस एक शोर बनकर रह जाता है। और इसी ठहराव, इसी खामोशी से जुड़ा एक और शब्द है शिज़िन। ये शिज़िन क्या है? ये प्रकृति के साथ एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है जो हीलिंग करता है। आज की इस थकान और स्ट्रेस को दूर करने के लिए जापानी लोग शिनरिन योकू का सहारा लेते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है जंगलों में पेड़ पौधों के बीच वक्त बिताना। बस थोड़ी देर के लिए बाहर नेचर के बीच शांति से खड़े होना ही मन के गहरे घाव और चुपके से भर देता है। ये बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। चलिए अब तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं, अपूर्णता को अपनाना, यानी कमियों से दोस्ती करना, उनसे प्यार करना। यहाँ एंट्री होती है वाबी साबी फिलॉसफी की। और यकीन मानिए, ये फिलॉसफी उस परफेक्शन के दबाव से बिल्कुल आज़ाद कर देती है जो आजकल हर जगह दिखता है। परफेक्ट करियर, परफेक्ट लाइफ, फ्लॉलेस दिखना। वाबी साबी सिखाता है कि जो चीज़ें थोड़ी पुरानी हैं, जिनमें शायद कोई कमी है या जो अभी तक अधूरी है, उनकी भी अपनी एक अलग, गहरी और बिल्कुल सच्ची सुंदरता होती है। परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ देना ही वाबी साबी है। और इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण मिलती है किंसुगी आर्ट में। इसमें होता क्या है कि जब कोई बर्तन टूट जाता है तो उसे कचरा समझकर फेंकने के बजाय उसे असली सोने से जोड़ा जाता है। ऐसा करने से वो दरारें उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत और उसके लंबे इतिहास का गवाह बन जाती हैं। अगर इस बात को जीवन से जोड़ें तो इंसान की कमियां और असफलताएं किसी को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि वो एक अनूठी और बेहद कीमती कहानी को गढ़ती हैं। इसी से जुड़ा एक और कमाल का विचार है, मोनो नो अवेयर,
मोनो नो अवेयर। जैसे चेरी ब्लॉसम के फूल होते हैं ना, बहुत खूबसूरत पर बहुत कम वक्त के लिए। जब ये बात सच्चे दिल से स्वीकार कर ली जाती है कि कोई भी खूबसूरत पल हमेशा नहीं टिकने वाला, तो वो दिल में एक मीठा सा दर्द जरूर देता है। लेकिन सोचिए, यही अनित्यता, यही इम्पर्मनेंस अपने रिश्तों की और आज के इन पलों की और भी गहराई से कद्र करना सिखाती है। खंड 4 में आते हैं कर्म में उद्देश्य, यानी सुबह उठने की, जीने की असली वजह। इकिगाई, ये वो वजह है जिसके कारण हर सुबह बिस्तर से उठने का मन करता है। इस एक्सप्लेनर में ये जानना जरूरी है कि इकिगाई 4 अलग-अलग रास्तों का एक खूबसूरत संगम है। पहला, वो काम जिससे बेहद प्यार हो। दूसरा, वो हुनर जिसमें पूरी महारत हो। तीसरा, वो चीज जिसकी इस दुनिया को सच में जरूरत हो। और चौथा, जिससे आजीविका यानी घर चल सके। और सबसे मजेदार बात यह है कि इकिगाई को पाने के लिए किसी पहाड़ को फतेह करने की जरूरत नहीं है। ये तो रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों में ही बसा होता है। इसी दिशा में एक और कदम है शोकुनिन बनना। एक शोकुनिन कभी भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए काम नहीं करता। वो उस काम की पूरी प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में अपनी आत्मा झोंक देता है। फर्क नहीं पड़ता कि वो काम क्या है, चाहे वो ऑफिस की एक साधारण सी रिपोर्ट बनाना ही क्यों ना हो। जब किसी भी काम को पूरी जागरूकता और लगन के साथ किया जाता है, तो वो सिर्फ काम नहीं रहता, वो एक साधना बन जाता है। अब चलते हैं 5वें खंड पर, सामंजस्य और कृतज्ञता, यानी सच्चा सुकून पाना। यहाँ एक छोटा सा मुकाबला देखते हैं इस मॉडर्न डिजिटल दुनिया और ट्रेडिशनल जापानीज टी सेरेमनी के बीच। आजकल सोशल मीडिया के लिए फोटो और वीडियो कैप्चर करने के चक्कर में उस पल को जीना ही भूल जाना आम बात हो गई है ना? वहीं दूसरी तरफ इचिगो इचिए की फिलॉसफी सिखाती है कि जो पल अभी चल रहा है वो लौटकर कभी नहीं आएगा। एक समय, एक मुलाकात। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट को बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के पूरी गहराई से एक्सपीरियंस करना ही जिंदगी जीने का सही तरीका है। और इसी प्रेजेंट मोमेंट से जन्म लेता है कांशा, यानी एक गहरी कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड। जैसे जापान में खाना खाने से पहले इतादाकीमासु कहा जाता है। ये बस एक शब्द नहीं है, ये एक ऐसी सोच है जो ध्यान उन चीजों से हटाती है जो पास नहीं है और उन चीजों पर लगाती है जो पहले से मौजूद है। किसानों की मेहनत, ये सुंदर प्रकृति और खाने का ये प्यारा सा पल, इन सब के प्रति एक बहुत ही गहरी कृतज्ञता से दिल को भर देना, यही कांशा है। इसके बाद आता है वाह, जिसका मतलब है सामंजस्य या हार्मनी। देखिए, वाह का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लड़ाई झगड़े से डरकर चुप हो जाना, बिल्कुल नहीं। ये तो अपना अहंकार, अपना ईगो छोड़कर दूसरों की बातों को सुनने के लिए जगह बनाने के बारे में है, और साथ ही साथ अपनी खुद की आवाज का सम्मान करने के बारे में भी है। जब ये बैलेंस बनता है ना, तभी समाज में और रिश्तों में एक गहरा शांतिपूर्ण जुड़ाव महसूस होता है। और अब हमारे आखिरी और छठे खंड की बारी, छोटे कदमों की ताकत, यानी लगातार सुधार। यहाँ बात आती है काइजन की। एक प्रोफेशनल समरी राइटर के तौर पर जब मैं इस तकनीक को देखता हूँ तो पता चलता है कि ये रातों रात होने वाले चमत्कारों का लालच बिल्कुल खत्म कर देती है। हर दिन बस 1%, 1% बेहतर होने का लक्ष्य। काइजन को अपनाने से बड़े बड़े लक्ष्यों की चिंता और एंग्जाइटी वहीं ढेर हो जाती है। और मज़ा तो तब आता है जब इसको वाबिसाबी के साथ जोड़कर देखा जाए, यानी अपनी आम कमियों को स्वीकार करते हुए बिना किसी मानसिक बोझ के हर दिन धीरे धीरे आगे बढ़ना। अब देखिए, एक अर्थपूर्ण और माइंडफुल जीवन जीने के लिए किसी हिमालय पर जाकर सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। बस अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में थोड़ी सी जागरूकता लाई जा सकती है। सुबह की चाय पीते वक्त मोबाइल या स्क्रीन को थोड़ा दूर रखकर उस चाय के स्वाद को महसूस करना, या फिर घर के छोटे मोटे कामों को ध्यान या मेडिटेशन का रूप दे देना, या सिर्फ 5 मिनट निकालकर हर दिन एक नई आदत को वक्त देना। ये सब बिल्कुल आसान पर बेहद कारगर तरीके हैं। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर एक बहुत ही जरूरी और गहरा विचार ध्यान में आता है। अपने दिल, दिमाग और आत्मा को एक लय में लाने के लिए, आज जीवन में कोकोरो को आमंत्रित करने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो उठाया जा सकता है? इस एक सवाल पर जरूर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि बाहर से लाई गई शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। सच्चे सुकून की शुरुआत हमेशा अपने भीतर से ही होती है।